सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। विद्यार्थियों, आप सबकी मांग पर तक्षशिला एकेडमी जोधपुर आपके लिए लेकर आया है शिक्षण अभिवृत्ति एवं शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके BSTC भर्ती परीक्षा में और PTET भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है, तो अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है छात्रों का विश्वास। किसका विश्वास? छात्रों का विश्वास। फिर देखिए अगला सवाल, अच्छा अध्यापक वह है जो अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। अपने विद्यार्थियों से कैसी लगन रखता हो? सच्ची लगन रखता हो। अगला सवाल देखिए, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है। इसका मतलब ये सारे के सारे हैं वो क्या है? सही है। फिर अगला सवाल देखिए, आप स्कूल से बाहर अपने किसी छात्र से किसी प्रकार से व्यवहार करेंगे। किस तरह का व्यवहार करेंगे? तो बहुत गंभीर होकर व्यवहार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षण क्या है? शिक्षण एक कौशल है। शिक्षण क्या है? शिक्षण एक कौशल है। फिर अगला सवाल देखिए, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब छात्र केंद्रित हो। छात्र क्या हो? केंद्रित हो। अगला सवाल देखिए, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का उद्देश्य किसका है? शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? ये है शिक्षकों का। किसका है विद्यार्थियों? ये है शिक्षकों का। फिर अगला सवाल देखिए आपका, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं। शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं उनके शिष्य ही बताते हैं कि हमारा अध्यापक है, हमारा जो गुरु है, हमारे जो गुरुजी हैं वो किस तरह का उनका मूल्यांकन है। ये सारे जो डिटेल है वो बताते हैं उनके शिष्य। फिर आगे सवाल देखिए, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए बालकों का सर्वांगीण विकास। फिर अगला सवाल देखिए, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? तो इसमें पहली बात है, शिक्षा के उद्देश्यों को शामिल किया जाना चाहिए। फिर है, छात्रों की आवश्यकताओं और रुचियों को एवं योग्यताओं को ध्यान में रखना चाहिए। इसका मतलब इसमें A और D हैं वो सही हैं। फिर अगला देखिए सवाल, एक प्रधानाचार्य होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? छात्रों के लिए प्रेरणादायक, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला और कुशल प्रबंधक। इसका मतलब ये तीनों गुण हैं एक प्रधानाचार्य में होने चाहिए। ये सभी सही हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके अनुसार शिक्षक की योजना पद्धति होनी चाहिए। शिक्षक की योजना पद्धति होनी चाहिए। कैसी पद्धति होनी चाहिए? उसकी पद्धति होनी चाहिए कि बालकों पर वो ज़्यादा केंद्रित हो। अगला सवाल देखिए, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण। एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है अध्यापन के प्रति पूर्ण रूप से क्या होना चाहिए? समर्पण होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होते हैं? तो अध्यापक मुख्य रूप से समाज और छात्रों के प्रति ही क्या होते हैं? जवाबदेह होते हैं। फिर देखिए अगला सवाल, ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण क्या है? ग्रामीण अंचलों में जो बच्चे पढ़ते हैं स्कूल से भागते हैं या पढ़ाई छोड़ते हैं, इसका कारण है स्कूल का नीरस वातावरण। बच्चे स्कूल में जाते हैं, उनका मन नहीं लगता, इसलिए वो क्या करते हैं? वहाँ से भाग जाते हैं। फिर अगला सवाल देखिए, अध्यापक की कार्यक्षमता को बढ़ाया जा सकता है। अध्यापक के कार्यों की सराहना करके। अध्यापक की जब कार्यों की सराहना करोगे तो अध्यापक की कार्यक्षमता में बढ़ोतरी होगी और वो किसी काम को करने के लिए हमेशा क्या रहेगा? तत्पर रहेगा। फिर अगला सवाल देखिए, शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है। शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत क्या है? तो देखिए, शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है महिलाओं के लिए और पिछड़ों के लिए यह शिक्षा की एक शक्ति है और एक सत्ता का क्या है? स्रोत है। इसका मतलब A और B है वो दोनों सही है। फिर अगला सवाल देखिए, भारत में
शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का मुख्य कारण है उद्देश्यहीन शिक्षा, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो शिक्षा है इसका कोई उद्देश्य नहीं है, इसीलिए बाद में हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या बढ़ जाती हैं, बेरोजगारी। फिर अगला विद्यार्थियों अगला सवाल देखिए, हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को क्या बना देती है, स्वावलंबी बना देती है, व्यक्ति को स्वावलंबी बना देती है। फिर अगला सवाल देखिए, किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है। तो किस प्रकार का सबसे उत्तम माना गया है जो कक्षा का नेतृत्व है, वो होना चाहिए लोकतांत्रिक। हमारे देश में कैसी सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है, हमारा देश पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक है, इसीलिए हमारे कक्षा का नेतृत्व है वो भी कैसा होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए। फिर आगे का सवाल देखिए, अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है। अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है, यानी जो बच्चों के माता पिता होते हैं उनको सबसे अधिक स्कूलों में कब आना पड़ता है, जब जो विद्यार्थी होता है प्राइमरी स्कूलों में पढ़ता है, यानी प्राइमरी कक्षा में पढ़ता है, तब अभिभावक मुलाकात की आवश्यकता बढ़ती है। फिर अगला सवाल देखिए, ये देखिए अच्छा सवाल है, ग्रामीण क्षेत्रों में उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए, तो प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार करके ग्रामीण क्षेत्रों का उत्थान किया जा सकता है। फिर अगला सवाल देखिए, प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करता है, किस प्रकार की आशा करता है कि प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करता है कि हमारे अध्यापक है वो समर्पण एवं निष्ठा रखें, आज्ञा पालन का उनके अंदर भाव हो, उनके अंदर योग्यता हो, उनके अंदर ज्ञान हो। इसका मतलब ये तीनों बातें हैं वो सही हैं। एक प्रधानाचार्य अध्यापकों से यही आशा रखता है। फिर अगला सवाल देखिए, अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापक से क्या आशा करता है। तो देखिए अध्यापक होते हैं, अभिभावक होते हैं जो बच्चों के माता पिता, वो बालकों के लिए अध्यापक से आशा करते हैं कि बच्चों के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाए, उनके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो। दूसरा, उनके प्रति सहानुभूति रखे, उनके प्रति प्रेम रखे। तो ये दोनों बातें सही हैं, ए और डी इसमें क्या है, सही है। फिर आगे का सवाल देखिए, यदि आपसे किसी गंभीर समस्या पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या होगे, आप हमेशा क्या रहोगे, तैयार रहोगे। आपके दिमाग में हमेशा हमारे देश के प्रति, हमारे गांव के प्रति, हमारे शहर के प्रति जानकारी होनी चाहिए। आपको किसी भी विषय की गंभीर जानकारी हमेशा रखनी चाहिए, तभी तो आपका नॉलेज बढ़ेगा और एक देश के अच्छे आप क्या बनोगे, शिक्षक बनोगे, देश के भावी निर्माता बनोगे। अगला सवाल देखिए, आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना क्या है, आवश्यक है। आज का वैज्ञानिक युग है, टेक्निकल युग है और इसमें बच्चों को आपको आध्यात्मिकता का ज्ञान देना पड़ेगा। अगला सवाल देखिए, विद्यालय के सभी कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है, देखो सीखने का अवसर मिलता है, विद्यालय के सभी कार्यों में भाग लेते हो तब। इसके अलावा आपके व्यक्तित्व का क्या होता है, विकास होता है। इसके अलावा आपका आत्मविश्वास में क्या होती है, विकास होता है और इसमें सहायता मिलती है। इसका मतलब ये सारी बातें क्या है, सही है। अगला सवाल देखिए, किसी भी विषय को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए। तो किसी भी विषय को, विषय वस्तु को समझाने के लिए अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए प्रभावी अभिव्यक्ति। किसी भी चीज़ को वो क्या कर सके, सारांश रूप में बच्चों को समझा सके, ये उसका गुण होना चाहिए। उसको कहा जाता है प्रभावी अभिव्यक्ति। प्रभावी क्या कहा जाता है, अभिव्यक्ति कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, विद्यालय में खेलों का आयोजन का उद्देश्य होता है। तो विद्यालय में जो खेलों का आयोजन का जो उद्देश्य होता है वो होता है कि बालक का सर्वांगीण विकास, विद्यार्थी पढ़ने में भी मजबूत हो और खेलने में भी मजबूत हो, यानी शारीरिक और मानसिक विकास अच्छा रहे। इसीलिए खेलों का आयोजन का जो उद्देश्य होता है बालक का सर्वांगीण विकास करना होता है। अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल देखिए, एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संगठन के बारे में आपकी धारणा क्या है। एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संगठन के बारे में आपकी धारणा है। देखिए, छात्र संगठन से छात्रों के अंदर नेतृत्व की भावना क्या होती है, बढ़ जाती है। नेतृत्व की भावना क्या होती है, बढ़ जाती है। फिर अगला सवाल देखिए, शिशुओं के लिए शिशुशाला आवश्यक है। शिशुओं के लिए शिशुशाला आवश्यक है। क्यों आवश्यक है,
क्योंकि ये क्या करती है, खेल के अवसर प्रदान करती है। शिशुशाला बच्चों के लिए खेल का अवसर प्रदान करती है। फिर अगला सवाल देखिए, अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है। क्या सम्मिलित करती है? शिक्षकों के निर्देश क्या करती है? सम्मिलित करती है। फिर अगला सवाल देखिए, वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण क्या है? तो वर्तमान समय में जो प्राइमरी स्कूल की जो शिक्षा है उसकी दुर्दशा का कारण है शिक्षक छात्र का विषम अनुपात, शिक्षक और छात्रों का विषम अनुपात, यानी बहुत अधिक शिक्षक हैं, शिक्षक बहुत कम हैं, बहुत अधिक छात्र हैं, और छात्र अधिक होंगे और शिक्षक कम होंगे तो एक शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी पर, प्रत्येक छात्र पर अधिक ध्यान नहीं दे पाएगा विद्यार्थियों। इसीलिए प्राइमरी शिक्षा है उसकी दुर्दशा का ये मुख्य कारण है। फिर अगला सवाल देखिए, सभी बच्चों की एक ही समस्या है तो आप उनकी समस्या का समाधान करते हैं। देखो सभी बच्चे का मतलब क्या हुआ कि सभी बच्चों की एक ही समस्या है, मतलब सामूहिक समस्या है, तो आपका इसका समाधान एक एक बच्चे को नहीं करके सभी बच्चों को सामूहिक ढंग से बुलाओगे और सामूहिक ढंग से उसका क्या करोगे? समाधान करोगे। फिर अगला सवाल देखिए विद्यार्थियों, जो आपकी सही आलोचना करता है तो उसके साथ आपका व्यवहार उपेक्षित होगा। जो आपकी सही आलोचना करता है तो आपका उसके साथ व्यवहार कैसा होगा? उपेक्षित होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो देखिए कैसा होना चाहिए आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि आपका व्यवहार होना चाहिए एक मित्र के रूप में। जो आपकी आलोचना करता है इसका मतलब वो आपकी कमियों को बताता है और आप उसे अपना एक अच्छा मित्र समझे, ताकि वो आपकी गलतियों को क्या करे? लगातार सुधारने का प्रयास करे, आपको डांट के। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं। एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं, यानी जो एक अध्यापक होता है वो उसके लिए आवश्यक नहीं होता है कि केवल दंड देना नहीं होता है। एक अध्यापक होता है वो कभी भी दंड देने वाला नहीं हो विद्यार्थियों को, वो हमेशा क्या हो? विषय को रोचक बनाता हो, सृजनशील बनाता हो और वक्त का उत्तम हो, ये उसके लिए आवश्यक होता है, लेकिन उसे विद्यार्थियों को दंड नहीं देना चाहिए। फिर अगला सवाल देखिए, प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है। प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है, ये होता है श्रोता को जानकर। श्रोता का मतलब होता है सुनने वाला। अगला सवाल देखिए, नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए। नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए स्कूल के ऊपर। आपकी नैतिक शिक्षा होती है वो आपके स्कूल से क्या होती है? ऊपर होती है। अगला सवाल देखिए, छोटे बच्चों को शिक्षा देना जरूरी है परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ उपेक्षित नहीं है। तो किस प्रकार का उपेक्षित बोझ आवश्यक नहीं है? ये है गृह कार्य का बोझ। बच्चों को शिक्षा जरूरी है लेकिन ज़्यादा गृह कार्य का बोझ है वो भी उपेक्षित नहीं है। बच्चों को पढ़ाइए लेकिन इतना काम भी मत दीजिए कि बच्चे क्या हो जाए? मानसिक रूप से परेशान हो जाए। अगला सवाल देखिए, जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप महसूस करते हैं। तो सामान्य सी बात है, जब आपके विद्यार्थी हैं वो उन्नति करेंगे तो आपके अंदर आत्मसंतोष की भावना आ जाएगी और आप कहोगे वाह ये मेरा विद्यार्थी है, कितना अच्छा कार्य कर रहा है। तो आत्मसंतोष की भावना क्या हो जाती है? विद्यार्थियों विकसित हो जाती है। अगला सवाल देखिए, शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है। तो शिक्षा के माध्यम से किसका कल्याण होता है? समाज के सभी वर्गों का क्या होता है? कल्याण होता है विद्यार्थियों। शिक्षा से सभी वर्गों का क्या होता है? समाज के वर्गों का कल्याण होता है। फिर अगला सवाल देखिए, एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे तो आप किसको प्राथमिकता देंगे? वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विचारों को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचारों को, यानी तर्क अच्छे होने चाहिए, आपका दृष्टिकोण अच्छा होना चाहिए, आपके विचार अच्छे होने चाहिए। एक अध्यापक के रूप में आप हमेशा इस बात को क्या दोगे? प्राथमिकता दोगे। फिर अगला सवाल देखिए, आपके अध्यापन कराते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करता है तो आप क्या करोगे? आप उसको हमेशा क्या करोगे? स्वीकार करोगे। बच्चे ने आपके ऊपर कोई गलती निकाली है, आप उस बात को स्वीकार करोगे और उस बच्चे को आप शाबाशी दोगे ताकि वो बच्चा है आगे आपके हर कार्य में आपके साथ मिलजुल कर कार्य कर सके। फिर अगला सवाल देखिए, आपको मालूम हुआ है कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं तो आप क्या करोगे?
यानी आपको जब पता चलता है कि आपके स्कूल के जो प्रधानाचार्य हैं वो आपकी स्कूल में या संस्था में गलत कार्य कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप उनको समझाने का कार्य करेंगे। कहोगे प्रधानाचार्य महोदय ये बात गलत है, और आप उन्हें क्या करोगे, सबसे पहले समझाने का कार्य करेंगे। फिर देखिए प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए, तो प्रौढ़ शिक्षा है ये होनी चाहिए गैर सरकारी समितियों के हाथ में। गैर सरकारी समितियों के हाथ में क्या होनी चाहिए, प्रौढ़ शिक्षा इनके अधिकार में होनी चाहिए। अगला सवाल देखिए, यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी नहीं आता है तो आप क्या करोगे। यदि कोई अभिभावक है, बच्चे का माता पिता या पेरेंट्स है, वो आपसे मिलने के लिए नहीं आता है, आप अध्यापक हो, तो आप क्या करोगे, तो आप अध्यापक को लिखेंगे कि भाई आप स्कूल में आइए और हमसे मिलिए, तो वो आपसे मिलने आएंगे। अगला सवाल देखिए, शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम होता है। जब कोई भी विद्यार्थी होता है शिक्षकों के साथ संघर्ष करता है, तो इसका सबसे बड़ा जो परिणाम होता है, दूषित परिणाम होता है, उससे छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाता है। छात्र अनुशासन खत्म कर देते हैं, छात्रों के अंदर एकता खत्म हो जाती है। छात्र जो होते हैं वो शिक्षकों का क्या करना, आदर करना भूल जाते हैं। फिर अगला सवाल देखिए, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है। छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका कौन सी है, तो शिक्षक की यह भूमिका सराहनीय है कि शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता। फिर अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल देखिए कितना अच्छा सवाल है, ये देखिए, किस विद्वान ने यह कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट है। शिशु का मस्तक कोरी स्लेट है, ये किस विद्वान ने कहा था, तो ये कहा था प्लेटो ने। प्लेटो ने इसलिए कहा था कि ये शिशु का मस्तिष्क है वो कोरी स्लेट है, कि आप उसको जैसा सिखाओगे वो वैसा सीख जाएगा, जैसा उसको बनाओगे वैसा बन जाएगा। यानी उसके दिमाग में अभी भी उसका जो अभी किया है उसका जो दिमाग है विकसित होना शुरू हुआ है। इसीलिए प्लेटो ये कहता है कि जो बच्चा होता है उसका मस्तिष्क होता है कोरी स्लेट होता है। फिर अगला सवाल देखिए, किस विद्वान ने लिखने के 5 चरण बताए हैं। तो लिखने के 5 चरण बताने वाला जो अध्यापक जो विद्वान है उसका नाम है हर्बर्ट। क्या नाम है विद्यार्थियों, हर्बर्ट। अगला सवाल देखिए, अनुशासन भंग करने वाले छात्रों को दिया गया दंड ऐसा होना चाहिए। जो बच्चा है अनुशासन या जो छात्र है अनुशासन भंग करता है उसे क्या करना चाहिए, दंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार कर ले। बच्चे के अंदर ये होना चाहिए कि दंड पाने से पहले क्या हो जाए, सुधार कर ले। फिर अगला देखिए, किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे। तो किंडरगार्टन स्कूल है विश्व में सबसे पहले जिस देश में खोले गए थे उस देश का नाम था जर्मनी। क्या नाम था, जर्मनी में किंडरगार्टन स्कूल खोले गए थे। फिर अगला देखिए, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है। भाषा सीखने का सबसे प्रभावी उपाय क्या है, तो विद्यार्थियों भाषा सीखने का सबसे प्रभावी जो उपाय है वो है वार्तालाप। आप किसी से बातचीत करते रहिए, उनसे नए नए शब्द सीखिए, और ये आपको भाषा सिखाने का एक प्रभावी उपाय माना जाएगा। वार्तालाप का मतलब होता है बातचीत। फिर अगला सवाल देखिए, छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक भूमिका होती है छात्र स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की। जो अध्यापक होता है उसका आदर्श चरित्र होता है, उससे विद्यार्थी बहुत कुछ सीखता है, और इससे छात्र के चरित्र निर्माण की क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है चरित्र निर्माण में। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित शिक्षण विधियों में कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण में उत्तम है। तो ये जो शिक्षण विधि जो वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने का जो दृष्टिकोण है वो है भ्रमण। यानी आप विद्यार्थी को अपने साथ भ्रमण के लिए ले जाओगे, उसे प्रैक्टिकली हर चीज़ बताओगे, तो ये उसको अनुभव दिखेंगे, और अनुभव से वो क्या होगा, वास्तविक ज्ञान प्राप्त करेगा। फिर अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल देखिए, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप क्या हुआ है। तो देखिए निःशुल्क, और जब सरकार ने निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा को लागू किया है तो बच्चों में साक्षरता बढ़ी है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी साक्षरता बढ़ी है, इसके अलावा देश में भी साक्षरता बढ़ी है। इसका मतलब निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू के फलस्वरूप बालकों में साक्षरता बढ़ी, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी और देश में साक्षरता बढ़ी। ये सभी क्या है, सही है।
फिर देखिए, नर्सरी स्कूल की शुरुआत किसने की थी? जो नर्सरी तक के स्कूल होते हैं, इनकी शुरुआत किसने की थी? तो ये जो शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम था फ्रोबल। क्या नाम था? फ्रोबल ने सबसे पहले नर्सरी तक के स्कूल खोले थे। अगला सवाल देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि हैं, यह विचार किसका था? यानी शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व हैं वो अभिरुचि है। वो ये जो कथन है, ये जो विचार है, ये है टीपी नन का। किसका है? टीपी नन का। फिर अगला सवाल देखिए, आजकल के आवासीय स्कूलों की तरह भारतीय पद्धति के स्कूल थे। तो आजकल जो हॉस्टल या जो आवासीय स्कूल है, ऐसे प्राचीन काल में जो भारतीय पद्धति थी उस समय थे गुरुकुल। जो गुरुजी रहते थे, जो गुरुजी घरों से बाहर जंगल में कहीं रहते थे, वहाँ पर गुरुकुल होते थे और गुरुकुल में विद्यार्थी को क्या दिया जाता था? ज्ञान दिया जाता था। तो जिस तरह से आज हमारे वर्तमान दौर में आवासीय स्कूल या आप कह सकते हो हॉस्टल हैं, उसी समय प्राचीन काल में भारतीय पद्धति में क्या हुआ करते थे? गुरुकुल होते थे, जहाँ पर विद्यार्थी क्या करते थे? अध्ययन करते थे। फिर विद्यार्थियों, अगला सवाल देखिए, भारत में स्त्री शिक्षा के महान समर्थक थे। भारत में स्त्री शिक्षा के महान समर्थक थे, तो वो कौन थे? वो थे कार्वे। कौन थे? कार्वे ने सबसे पहले ये कहा था कि भारत में महिलाओं को पढ़ाना बहुत अनिवार्य है, महिला शिक्षा बेहद अनिवार्य है। फिर अगला सवाल देखिए, बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है? तो बच्चों का प्रथम अध्यापक होते हैं उनके माँ बाप, क्योंकि माँ बाप उसको बोलना सिखाते हैं, खाना पीना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं। तो बच्चों के प्रथम अध्यापक कौन होते हैं? उसके माँ बाप होते हैं। फिर अगला सवाल देखिए, शिक्षण का कार्य क्या है? हर व्यक्ति के बस में नहीं है, हर व्यक्ति अध्यापक नहीं बन सकता है, अच्छा ज्ञान नहीं दे सकता है, इसीलिए पढ़ाना हर किसी के बस का रोग नहीं है, हर व्यक्ति के बस का नहीं है। तो शिक्षण कार्य हर व्यक्ति के बस का नहीं है। फिर अगला सवाल देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, और अगला सवाल बड़ा अच्छा सवाल है और रोचक सवाल है। ये देखिए, सीखने का मुख्य तत्व है। सीखने का मुख्य तत्व क्या है? तो सीखने का मुख्य तत्व ये है कि आपके अंदर सीखने की इच्छा होनी चाहिए, आपके पास सीखने के लिए अनुकूल परिवेश होना चाहिए, आपके लिए सीखने के लिए किसी से प्रेरणा होनी चाहिए। ये तीनों बातें सही है, इसका मतलब ये सभी सही है। अगला सवाल देखिए, अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? जो अच्छा शिक्षक होता है उसे सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, उसे बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए और उसे व्यवहारिक मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए। तो ये तीनों ज्ञान जब उसे होंगे तो वो क्या होगा? एक अच्छा शिक्षक माना जाएगा। तो ये सारे गुण हैं विद्यार्थी के एक अच्छे अध्यापक के अंदर होने चाहिए। फिर अगला देखिए, डेवी के अनुसार, किसके अनुसार? डेवी के अनुसार शिक्षा एक क्या है? मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। डेवी कहता है कि शिक्षा एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है जो सभी को क्या होनी चाहिए? मिलनी चाहिए। फिर अगला सवाल देखिए, खेल के माध्यम से शिक्षा एक मनोवैज्ञानिक है, यानी मन के एक वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक हैं खेल के माध्यम से शिक्षा। अगला सवाल देखिए, शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या है? तो खेल विधि का अर्थ है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा क्या है? खेल की एक विधि है। अगला सवाल देखिए, पाठ योजना तभी सही बन सकेगी जब शिक्षक को छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता हो, कि छात्रों के अंदर पहले कितना ज्ञान है, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान हो और शिक्षण सिद्धांतों का भी क्या हो? ज्ञान हो। इसका मतलब ये सभी क्या है? सही है। पाठ योजना तभी सही बन सकती है जब छात्रों को पूर्व ज्ञान हो, जो शिक्षक है उसको छात्रों के बारे में पूर्व ज्ञान हो, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, शिक्षण सिद्धांतों का भी ज्ञान हो। फिर अगला देखिए, अभ्यास से क्या होता है? अभ्यास करने से क्या होता है? तो इससे हमारी जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं उनको क्या मिलता है? प्रशिक्षण मिलता है। ज्ञानेंद्रियों को क्या मिलता है विद्यार्थियों? प्रशिक्षण मिलता है। फिर अगला सवाल देखिए, छात्रों के आवेगों का दमन करने में संभवतः उनमें विद्रोही भावना क्या होती हैं? पनपने लगती है। विद्रोही भावना क्या होती है विद्यार्थियों? पनपने लगती है। इसके अलावा
इसके अलावा उनकी जो सृजन क्षमता है वो क्या होती है, कुंठित होती है। क्या होती है, कुंठित होती है। मतलब बी और सी है वो तीनों दोनों क्या है, सही हैं। फिर अगला सवाल देखिए, शिक्षा में प्रयोजनवाद, शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था। शिक्षा में विचारधारा का प्रवर्तक, प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था, तो उसका नाम था विलियम जेम्स। क्या नाम था, विलियम जेम्स कहता है शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा होनी चाहिए। फिर अगला सवाल देखिए, शिक्षण की डाल्टन विधि का आरंभ का श्रेय किसे है। शिक्षण की डाल्टन विधि का आरंभ करने का श्रेय किसको है, तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है पार्कहर्स्ट। तो पार्कहर्स्ट को शिक्षा की जो विधि है डाल्टन विधि, उसको आरंभ करने का क्या दिया जाता है, श्रेय दिया जाता है। अगला सवाल देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, वो कहा जाता है हर्बर्ट को। किसको कहा जाता है, हर्बर्ट को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। फिर अगला सवाल देखिए, बच्चों के लिए उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो, यह कथन किसका है, ये कहता है मैंकेन। मैंकेन ये कहता है कि बच्चों के लिए सबसे उत्तम वह शिक्षक है जो हमेशा बच्चों के साथ बच्चों जैसा बनकर बच्चों को सिखाने का प्रयास करता है। ये बात कही थी मैंकेन ने। अगला सवाल देखिए, कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा है, तो जो कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा है वो है शिक्षक पर भ्रांति, शिक्षक स्तर पर भ्रांति। फिर अगला सवाल देखिए, प्रभावकारी शिक्षण फलन है, प्रभावकारी शिक्षण फलन है, तो प्रभावकारी शिक्षण फलन है स्पष्ट एवं यथातथ्य, स्पष्ट एवं यथातथ्य संप्रेषण का, स्पष्ट एवं यथातथ्य संप्रेषण का। फिर अगला सवाल देखिए, छोटे बच्चे होते हैं, जो नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं, उनको शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, तो छोटे बच्चों को शिक्षा का माध्यम होना चाहिए हमेशा मातृभाषा। क्या होनी चाहिए, मातृभाषा में ही क्या दी जानी चाहिए, शिक्षा दी जानी चाहिए। फिर अपन अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल देखिए कितना अच्छा सवाल है और आप सबको पसंद आ रहा है। संदर्भ पुस्तकों एवं अन्य पाठ्य सामग्रियों के अध्ययन से क्या लाभ है। जो संदर्भ की जो पुस्तकें हैं, पाठ्य सामग्रियां हैं, उनके अध्ययन से क्या लाभ है, तो विद्यार्थियों इनसे ज्ञान में क्या आती है, व्यापकता आती है, ज्ञान में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। फिर अगला सवाल देखिए, गणित शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी संप्रेषण रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है। गणित शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी संप्रेषण रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है, तो उसका नाम है एल्गोरिथम। क्या नाम है, एल्गोरिथम है जो गणित की संप्रेषण रणनीति की सबसे सर्वाधिक उपयुक्त क्या है, शिक्षण विधि है। फिर अगला सवाल देखिए, छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा अपराधिकता का प्रमुख कारण है, युवा अपराधिकता का प्रमुख कारण है। ये देखिए, छात्र अपराध की प्रवृत्ति में कब बनते हैं या अपराध कब करते हैं, जब उनकी किसी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है तब। इसके अलावा मानसिक मंदता, उनका जो मानसिक विकास नहीं होता है तब। इसके अलावा कुसमायोजन, गलत राह पर चला जाता है, तब विद्यार्थी क्या बन जाता है, अपराधी बन जाता है, अपराध की प्रवृत्ति में आ जाता है। इसका मतलब इसके ये सभी क्या हैं, सही है, ये सभी सही हैं। अगला सवाल देखिए, शिक्षक की योग्यताओं प्रयासों एवं उसके व्यवहार का सही मूल्यांकन किया जाता है। तो जो कोई भी शिक्षक हो, उसकी योग्यताओं और उनके प्रयासों का जो व्यवहारिक मूल्यांकन कौन करेंगे, उसके छात्र करेंगे। कौन करेंगे, छात्रों द्वारा शिक्षक की योग्यताओं, प्रयासों और व्यवहार का क्या किया जाता है, सही मूल्यांकन किया जाता है। अगला सवाल देखिए, प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का महत्व था। प्राचीन काल में जो औपचारिक शिक्षा का जो स्वरूप था, उसका स्वरूप था धार्मिक संस्कारों का ज्ञान। किसका ज्ञान, धार्मिक संस्कारों का ज्ञान प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का मुख्य स्वरूप था। अगला सवाल देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किसके लिए हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम किसके लिए हैं, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम है प्राइमरी स्कूलों के लिए। प्राइमरी स्कूल का मतलब होता है कक्षा 1 से 5 तक की जो कक्षा विद्यार्थी होते हैं, वो प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थी माने जाते हैं। फिर अगला सवाल देखिए, स्कूल अनुशासन में निम्न में से किसे प्राथमिकता दी जाती है। स्कूल में अनुशासन के लिए निम्न में से किसको प्राथमिकता दी जाती है,
तो देखिए इसके लिए प्राथमिकता दी जाती है सामाजिक नियमों का सहर्ष परिपालन। आपको सामाजिक नियमों का क्या करना चाहिए, परिपालन करना चाहिए। फिर अगला सवाल देखिए, आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन है, आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन है वो स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श है। यानी आधुनिक शिक्षा का जो मौलिक दर्शन है वो है स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श। फिर अगला सवाल देखिए, शिक्षक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं, शिक्षक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं, उसका निष्पक्ष होना, कभी भी पक्ष में नहीं रहना, हमेशा किसी भी बात को निष्पक्ष होकर कहना ही शिक्षक का सबसे अच्छा गुण माना जाता है। अगला सवाल देखिए, अध्यापक के रूप में आप छात्रों की निजी समस्याएं हमेशा सुनेंगे। अध्यापक की होता है वो छात्रों के हित में हमेशा क्या होनी चाहिए, उसकी जो निजी समस्या है वो भी सुननी चाहिए। अगला सवाल देखिए, अध्यापक बनने के बाद आपके विचारानुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना जरूरी है। तो कोई भी जब आप अध्यापक बनोगे बीएसटीसी करने के बाद या पीटीटी पास करने के बाद, तो अध्यापक बनने के बाद आपके घर में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होनी चाहिए, वो होनी चाहिए पुस्तकालय। और जब आप बहुत अधिक पुस्तकें पढ़ोगे तो बहुत अधिक ज्ञान आएगा जो छात्रों के लिए क्या होगा, हितकारी होगा। फिर अगला सवाल देखिए, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है, छात्रों का सतत मूल्यांकन। जब आप छात्रों का सतत मूल्यांकन करोगे तो शिक्षा का स्तर है वो क्या होगा, ऊपर उठेगा। फिर अगला सवाल देखिए, अध्यापक का कार्य छात्रों में पढ़ाई के प्रति कैसा होता है, अनुराग पैदा करता है। अध्यापक का कार्य छात्रों में पढ़ाई के प्रति क्या करता है, अनुराग पैदा करता है। अगला सवाल देखिए, कक्षा शिक्षण दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात पर ध्यान देंगे। यानी कक्षा के अंदर शिक्षण में जो दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखोगे। तो आप उसे नाटकीय रूप में प्रस्तुत करेंगे, उसके बारे में बच्चों को पहले से पता ना होगा, मतलब उसके बारे में बच्चों को पहले से क्या नहीं हो, पता नहीं हो। इसके अलावा और क्या होना चाहिए, तो देखिए और क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए वह बच्चों को अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाने वाली हो, नहीं ऐसा नहीं है, वह पाठ्य पुस्तक के अनुरूप हो। कोई भी बात हो वो पाठ्य पुस्तक के अनुरूप हो, तभी विद्यार्थी बहुत अधिक क्या करता है, सीखता है। फिर अगला सवाल देखिए, छात्रों का विश्वास प्राप्त करने के लिए शिक्षक को उनके साथ क्या करना चाहिए, मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। अगर आप छात्रों के साथ अपने मित्र की तरह व्यवहार करोगे तो क्या होगे, बच्चों का विश्वास जीत सकते हो। फिर अगला सवाल देखिए, छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है। तो छात्रों में सबसे अधिक आपकी दृष्टि में महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा विकास है, तो विकास है आत्मविश्वास। बच्चों के अंदर आत्मविश्वास आएगा तो उनके अंदर काम में लगन आएगी, उनमें धर्मानुराग आएगा और उनका श्रम में महत्व भी बढ़ेगा। तो विद्यार्थियों में सबसे पहले क्या होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए विद्यार्थियों। फिर देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने कहा था प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। तो ये बात कही थी थॉमसन ने। किसने कही थी विद्यार्थियों, थॉमसन ने। अगला सवाल देखिए, कठिन शब्दों का अर्थ समझने का व्यवहारिक ढंग है। कठिन शब्द है उनका जो अर्थ समझने का सबसे व्यवहारिक ढंग है, उनका पर्यायवाची शब्द बना दो, बताना, उनके वाक्य में प्रयोग करके बताना और उनका विलोम शब्द बताना। ये सारी बातें होगी तभी बच्चा होता है वो शब्दों का अर्थ समझने में क्या होगा, व्यवहारिक रूप से समझने में प्रयत्न करेगा। अगला सवाल देखिए, ऋग्वेद में कहा गया है कि शिक्षा सभ्य समाज का क्या है, लक्षण है। यानी जो समाज जितना अच्छा पढ़ा होगा वो उतना ही क्या होगा, सभ्य होगा, ये कहा गया है ऋग्वेद में। अगला सवाल देखिए, शिक्षा संस्कृति का परिरक्षण ही नहीं करती वरन उनको समृद्ध भी बनती है। यानी शिक्षा है वो संस्कृति का परिरक्षण ही नहीं करती है बल्कि क्या करती है, शिक्षा संस्कृति को मजबूत भी बनाती है, समृद्ध भी बनाती है। फिर अगला सवाल देखिए, गांधी जी की बेसिक शिक्षा का उद्देश्य बालक को समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप
डालना था। ये गांधी जी की वैश्विक शिक्षा थी कि समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप विद्यार्थी को क्या करना चाहिए, डालना चाहिए। फिर अगला सवाल देखिए, मनोवैज्ञानिक क्या लिखा है, मनोविश्लेषण विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो मनोविश्लेषण का विचारधारा है, मनोविश्लेषण की विचारधारा का प्रमुख माना जाता है, ये माना जाता है सिगमंड फ्राइड को। किसको माना जाता है, सिगमंड फ्राइड को। फिर अगला सवाल देखिए, शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधि का प्रयोग करने से क्या होता है। शिक्षण में अलग अलग प्रकार की जो शिक्षण पढ़ाने की विधि का प्रयोग करने से क्या होता है, छात्रों का ध्यान केंद्रित रहता है, पहली बात हो। फिर क्या होता है, छात्र किसी भी बात को भली प्रकार से क्या कर सकता है, समझ सकता है। इसके अलावा कक्षा की पढ़ाई है वो भी क्या होती हैं, रोचक होती हैं। इसका मतलब ये सभी सही है, क्या है, ये सभी सही है। फिर अगला सवाल देखिए, शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात पर पूरा ध्यान रखना चाहिए, किस बात पर पूरा ध्यान रखना चाहिए, कि पाठ जो पढ़ा रहा है उसका उद्देश्य पूर्ण हो, उसका क्या हो, उद्देश्य पूर्ण हो। अगला सवाल देखिए, कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों से कैसे प्रश्न पूछेंगे। कक्षा में शिक्षण कराते समय आप विद्यार्थियों से या छात्रों से कैसे प्रश्न पढ़ोगे। तो सबसे पहले आप पहले पढ़ाए गए पाठ से संबंधित चर्चा करेंगे, उसके बाद उस पाठ से संबंधित जो उस समय पढ़ाया जा रहा है उससे संबंधित चर्चा करेंगे, फिर बालक के पूर्ण ज्ञान से संबंधित चर्चा करेंगे। यानी ये सभी क्या है विद्यार्थियों, सही है। फिर अगला सवाल देखिए, बहरों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है। जो सुन नहीं सकते हैं उनके लिए, जो बहरे हैं उनके लिए जो शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया था वो किया था हेलन केलर ने। किसने किया था विद्यार्थियों, हेलन केलर ने। तो बहरों की शिक्षा व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, हेलन केलर को। अगला सवाल देखिए, शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, ये किसने कहा था, ये कहा था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी हमारे बापू, उन्होंने ये कहा था कि शिक्षक की कथनी है और करनी है, उन दोनों में क्या नहीं होना चाहिए, भेद नहीं होना चाहिए। फिर अगला सवाल देखिए, एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में से किस पर विचार करेंगे। एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में से किस पर विचार करेंगे। तो चारों ऑप्शन है आपके सामने, देखिए पहला ऑप्शन क्या कहता है, दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, तीसरा ऑप्शन क्या कहता है। तो तीसरा ऑप्शन कहता है संचार के उद्देश्य से निर्दिष्ट करना, संचार के उद्देश्य से क्या करना विद्यार्थियों, निर्दिष्ट करना। फिर अगला सवाल देखिए, कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किसे महत्व दिया जाना चाहिए। तो कक्षा का जो भौतिक वातावरण है उसको बेहतर बनाने के लिए वायु प्रदूषण पर नियंत्रण होना चाहिए और ध्वनि प्रदूषण पर भी नियंत्रण होना चाहिए। इसीलिए कक्षा का जो भौतिक वातावरण है वो अच्छा बनेगा। अगला सवाल देखिए, कारगर शिक्षण कुल मिलाकर किस प्रकार का प्रकार्य है। जो कारगर शिक्षण है वो कुल मिलाकर किस प्रकार का प्रकार्य है। तो ये अध्यापन व्यवसाय के प्रति अध्यापक की एक रुचि है। कारगर शिक्षण अध्यापन व्यवसाय के प्रति अध्यापक की क्या है, रुचि मानी जाती है। अगला सवाल देखिए, एक कॉलेज की अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती हैं यदि वह, एक कॉलेज की अध्यापिका है वो वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता कब करती हैं, जब विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करती है, प्रोत्साहित करती हैं। अगला सवाल देखिए, कक्षा नायक का चयन करते समय अध्यापक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए। यानी कक्षा का जो मॉनिटर होता है उसको नायक कहा जाता है और उसका चयन करते समय किसी भी अध्यापक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि छात्र क्या होना चाहिए, अनुशासन के प्रति बहुत अधिक क्या रखता हो, निष्ठा रखता हो। क्या रखता हो, निष्ठा रखता हो। उसी को ही कक्षा का नायक या जो नायक या मॉनिटर बनाना चाहिए। फिर अगला सवाल देखिए, भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में, भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण एक चुनौती से भी अधिक है। इसका कारण है कि यहाँ का कारण है एक तो धर्मांधता और एक है विवेकहीनता। इसके कारण हमारे भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण एक चुनौती से भी क्या है, अधिक गंभीर है। अगला सवाल देखिए, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है
आपके तर्कसंगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा, तर्कसंगत आप विचार रखोगे, आपका उनका प्रस्तुतिकरण करोगे, उससे बच्चों के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा। फिर अगला सवाल देखिए, अध्यापक को निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए? अध्यापक को निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए? तो कक्षा में समर्पण का भाव होना चाहिए। कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण होना चाहिए। यह अध्यापक का महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए? महत्व होना चाहिए। फिर अगला देखिए, किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्रायः ऊँघते हुए पाए जाते तो क्या करोगे आप? देखिए, यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्रायः ऊँघते हुए पाए जाए तो छात्रों में कोई कमी हो सकती है। यानी कोई भी विद्यार्थी है वो कक्षा में सोते हुए पाया जाए तो क्या हो सकता है? हो सकता है छात्र में कोई कमी हो, वो नींद नहीं ले सकता हो, या फिर कक्षा के भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकता है कि शिक्षण में कोई कमी हो जिसके कारण बच्चा क्या हो जाता है? ऊँघने लग जाता है, आलस आ जाता है। तो ये सभी बातें क्या है? सही है। फिर अगला सवाल देखिए, अच्छा शिक्षण प्रकार्य है। अच्छा शिक्षण प्रकार्य है, किसका प्रकार्य है? अच्छा शिक्षण शिक्षण व्यवस्था के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का, ईमानदारी और निष्ठा का अच्छा शिक्षण है, शिक्षण व्यवसाय के प्रति निष्ठा और ईमानदारी का। फिर अगला सवाल देखिए, प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा में पढ़ाना होता है क्योंकि? प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा में पढ़ाना जरूरी क्यों होता है? क्योंकि इससे बच्चों के अंदर एक तो स्वाभाविक शिक्षा के प्रति एक स्वाभाविक वातावरण मिल जाता है। फिर क्या होता है? इससे अध्यापक को अनुभवों को बांटने में भी सुविधा होती है। यानी ये दोनों सही है। इसीलिए मातृभाषा में क्या देनी चाहिए? विद्यार्थियों को शिक्षा देनी चाहिए। अगला सवाल देखिए, क्या अभिभावकों को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए? हाँ, अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलता है इस बात से, इसीलिए उन्होंने क्या करना चाहिए? गृह कार्य करवाने में बच्चों का सहयोग करना चाहिए। फिर अगला सवाल देखिए, क्या अध्यापकों के लिए कोई आचार संहिता होनी चाहिए? हाँ, क्योंकि इससे क्या होता है? अध्यापक जवाबदेही हो जाता है और उनकी जवाबदेही बढ़ जाती है। इसीलिए अध्यापकों के लिए क्या होनी चाहिए? एक आचार संहिता होनी चाहिए, नियम कायदे होने चाहिए जिससे कि उनकी जवाबदेही बढ़ सके। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? शिक्षण एक कला है। बिल्कुल सही है। शिक्षण क्या है? एक कला है। और क्या है शिक्षण? तो देखिए, शिक्षण कला है। शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। और ये मतलब जो गलत है, शिक्षक जन्मजात नहीं होते हैं। शिक्षक कभी भी जन्मजात नहीं होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि शिक्षक का बेटा ही शिक्षक बन सकता है। शिक्षक का बेटा वैज्ञानिक भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है, कमटे का ठेकेदार भी बन सकता है। अगला सवाल देखिए, शिक्षा परम धर्म है क्योंकि? शिक्षा परम धर्म है क्योंकि एक तो शिक्षा को कोई चुरा नहीं सकता है, इसे कोई छीन नहीं सकता है, और इसे जितना बांटोगे उतने ही बढ़ेगा। इसीलिए शिक्षा सबसे क्या माना जाता है? परम धर्म माना जाता है। अगला सवाल देखिए, स्कूल के बाद अपने खाली समय में अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो स्कूल के बाद अध्यापक को खाली समय में क्या करना चाहिए? स्व अध्ययन करना चाहिए, यानी उन्हें खुद को पढ़ना चाहिए जिसके द्वारा वो अपना विकास कर सके और विद्यार्थियों के लिए नए नए शिक्षण की नई नई रुचियों को क्या कर सके? जानकर विद्यार्थियों को पढ़ाकर आगे बढ़ा सके। अगला सवाल देखिए, छात्रों में श्रम का महत्व भावना का क्या अर्थ है? तो देखिए, विद्यार्थियों में श्रम का महत्व क्या करता है? एक तो उनके अंदर शारीरिक श्रम करने से मान सम्मान नहीं घटता है विद्यार्थियों का। इसके अलावा सभी काम समान रूप से हैं, इज्जत वाले हैं। कोई भी काम छोटा या मोटा नहीं होता है। धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है और धर्म से बड़ा कोई धंधा नहीं होता है। कोई भी छोटा या बड़ा काम नहीं होता है। काम हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है, जो आपको आपके पेट भरने में सहायता देता है। इसका मतलब ये सभी क्या हैं? सही हैं। अगला सवाल देखिए, शिक्षण के लिए ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव तथा अनुसंधान के अलावा किस बात की आवश्यकता पड़ती है? तो शिक्षण के लिए ज्ञान, प्रशिक्षण और अनुभव और अनुसंधान के अलावा अभिरुचि की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा आपका सकारात्मक प्रवृत्ति की भी क्या पड़ती है? जरूरत पड़ती है। इसका मतलब ये दोनों क्या है? सही है।
फिर अगला सवाल देखिए, शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है, शिक्षण अभिरुचि का महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता हो। अगला सवाल देखिए, यह शिक्षक में न्याय और निष्पक्षता का गुण न हो तो क्या परिणाम होता है। जब शिक्षक में न्याय और निष्पक्षता का गुण नहीं होगा तो इससे क्या होगा, शिक्षक विश्वास खो देता है, बच्चे उस पर विश्वास नहीं करते हैं और शिक्षक का नहीं करते हैं, सम्मान नहीं करते हैं, जो बहुत गंभीर विषय की बात हो जाती है। फिर अगला देखिए सवाल, भारत में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की असफलता का क्या कारण है। तो भारत में प्रौढ़ शिक्षा की असफलता का कारण है अनुदेशकों एवं कार्यकर्ताओं की लापरवाही, बिल्कुल है। प्रौढ़ों के लिए किसी अतिरिक्त अभिप्रेरणा की व्यवस्था नहीं होना, बिल्कुल सही है। और उचित निगरानी का अभाव, इसीलिए भारत में क्या हो रहा है, इन तीनों बातों के कारण प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में असफलता आती है। इसका मतलब ये सभी क्या है, सही है। फिर अगला सवाल देखिए, स्कूलों में नैतिक शिक्षा दिए जाने के संबंध में आपका क्या विचार है। तो स्कूल के अंदर नैतिक शिक्षा देने से संबंध में जो महत्वपूर्ण विचार है वो ये है कि स्कूल में नैतिक शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए। क्या देनी चाहिए, अवश्य दी जानी चाहिए। नैतिक शिक्षा विद्यार्थियों को अवश्य दी जानी चाहिए। अगला सवाल देखिए, एक शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए। एक शिक्षक का निजी जीवन हमेशा ऐसा होना चाहिए, उसकी पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए कि मैं अध्यापक हूँ और मेरा जीवन अध्यापक की तरह होना चाहिए। तो एक शिक्षक का जीवन हमेशा कैसा होना चाहिए, निजी जीवन पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, स्वतंत्र भारत में शिक्षा के माध्यम की समस्या हल न होने का प्रमुख कारण क्या है। तो भारत में शिक्षा के माध्यम की समस्या हल न होने का कारण ये है कि भारत बहुभाषी देश है। कैसा देश है, बहुभाषी देश है, इसीलिए शिक्षा का जो माध्यम है उसकी सही समस्या का हल नहीं हो पाता है। फिर देखिए अगला सवाल, शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो। यानी शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए जो जनसाधारण व्यक्ति है उसको समझ सके, उनको पढ़ सके, उनको बोल सके। अगला सवाल देखिए, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। जीवन में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से नहीं भागना। अगर आप परिश्रम से नहीं भागोगे, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आप क्या करोगे, अपने आप को ढाल लोगे और परिश्रम से नहीं भागोगे तो आप अपने जीवन में क्या प्राप्त कर सकते हो, सफलता प्राप्त कर सकते हो। ये सफलता का सूत्र है, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से नहीं भागना। फिर अगला सवाल देखिए, कितना अच्छा सवाल है। और सवाल देखिए ये है, आपके विचार में प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क करने से क्या होगा। प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क करने से साक्षरता बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, साक्षरता बढ़ेगी। अगला सवाल देखिए, अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व होना चाहिए जो यदि शिक्षक बन जाए तो समर्पण के साथ छात्रों के हित के लिए सदैव प्रयासरत रहे। इसके अलावा अनैतिकता के प्रति शांतिपूर्ण विरोध दर्शाएं और अपने आदर्शों पर अडिग रहे। तो एक अध्यापक को अपने छात्र पर गर्व होना चाहिए। ये सभी बातें क्या है, सही है। अगला सवाल देखिए, यदि वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए आपको निर्णायक मंडल में शामिल किया जाए तो आप क्या करोगे, जो प्रतिभागी होता है उसके प्रदर्शन के अनुसार क्या करोगे, आप निर्णय दोगे। यही आपका शिक्षक धर्म है। फिर अगला सवाल देखिए, नई नई बातें सीखने के लिए आवश्यक क्या है। तो नई नई बातें सीखने के लिए नई नई पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, नए नए स्थलों का भ्रमण करना चाहिए, अनुभवी और ज्ञानी लोगों के साथ क्या होना चाहिए, उनका साथ पकड़ा जाना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए। तो ये सारी बातें क्या होनी चाहिए, सही है। इसका मतलब ये सभी क्या है, सही है। अगला सवाल देखिए, मुझे सबसे अधिक परेशानी महसूस होती है। मुझे सबसे अधिक
जो परेशानी महसूस कब होती हैं, जब जीवन के मूल्यों में क्या आ जाती हैं, गिरावट आती हैं, तब सबसे अधिक क्या होती हैं, परेशानी महसूस होती है। अगला सवाल देखिए, यदि आपका लेख आपका कोई अन्य साथी अध्यापक अपने नाम से प्रकाशित करा देता है तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं करना है। आप जो प्रकाशक होता है, जो किताब को छापता है, उसके खिलाफ क्या करोगे? कानूनी नोटिस जारी करवाओगे। कानूनी नोटिस द्वारा उसे सूचित करोगे कि ये मेरा लेख है। फिर अगला सवाल देखिए, एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की उपलब्धि में भिन्नता पाए जाने का प्रमुख कारण सभी हैं सिवाय एक के। तो देखिए, इसका जो कारण है वह है अध्यापकों में शिक्षण की कमी। अध्यापकों में शिक्षण की कमी के कारण ही एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों में उपलब्धि में क्या होती है, भिन्नता पाई जाती है। फिर अगला सवाल देखिए, परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग का मूल कारण क्या है? तो परीक्षा में अनुचित साधनों का मूल कारण है कि परीक्षा व्यवस्था का दोषपूर्ण होना, इसके अलावा नैतिक मूल्यों का ह्रास होना। ये दोनों क्या है, सही है। फिर अगला सवाल देखिए, यदि कोई प्रधानाचार्य अपने स्कूल का अच्छा परीक्षा फल चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? वो अच्छा परीक्षा फल प्राप्त करने के लिए प्रधानाचार्य को स्कूल में शिक्षण के स्तर को क्या करना पड़ेगा, ऊंचा रखने का प्रयास करना पड़ेगा। अगला सवाल देखिए, एक डॉक्टर तथा अध्यापक में समानता यह है कि दोनों क्या करते हैं, निदान के पश्चात ही उपचारात्मक विधि अपनाते हैं। एक डॉक्टर और एक अध्यापक होते हैं, दोनों क्या करते हैं, निदान के पश्चात ही उपचारात्मक विधि अपनाते हैं। अगला सवाल देखिए, अध्यापक अध्यापिकाओं की प्रतिष्ठा एवं मान में काफ़ी गिरावट आई है। इसका कारण है कि जो अध्यापक और अध्यापिका हैं उनके प्रतिष्ठा में, मान में कमी आई है। इसका कारण है, एक तो उनकी क्या है, ट्यूशन की लालची प्रवृत्ति, दूसरा उनके आचरण में भी क्या आई है, गिरावट आई है, और उनकी शिक्षण के प्रति भी क्या आई है, लापरवाही। इसी कारण से क्या हुई है, शिक्षक के अंदर, अध्यापक और अध्यापिकाओं के अंदर उनकी प्रतिष्ठा में, मान में कमी आई है। अगला सवाल देखिए, उसी शिक्षक को समाज में वास्तविक मान सम्मान मिलना चाहिए। उसी शिक्षक को समाज में वास्तविक मान सम्मान मिलना चाहिए जो अपने पद के दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से करता हो। अगला सवाल देखिए, यदि किसी छात्रा का अभिभावक जो आपके लिए अपरिचित हैं आपसे घर पर मिलना चाहे तो अध्यापक के रूप में आप क्या करोगे? तो आप उसके साथ क्या करोगे, उससे नहीं मिलोगे, उसे मिलने के लिए माता पिता की अनुमति लोगे, उसके बैठक में स्वागत करोगे, आप उसके साथ क्या करोगे? तो इसका जो राइट आंसर है विद्यार्थियों, कि उसके घर के दरवाजे पर खड़े खड़े ही बाहर ही मिल लेना चाहिए। अपरिचित व्यक्ति को सीधा घर में नहीं लाना चाहिए। अगला सवाल देखिए, आजकल अध्यापकों तथा छात्रों के बीच संबंधों में कमी का कारण क्या है? तो देखिए, अध्यापक और बच्चों के बीच में जो संबंधों के बीच में जो कमी का कारण है वो है अध्यापकों की उदासीनता का व्यवसायिता, अध्यापकों की उदासीन व्यवसायिता और अध्यापकों की लगन व लगाव में क्या है, कमी है। इसका मतलब ये दोनों क्या है, सही है। अगला सवाल देखिए, छात्रों में साहस की भावना पैदा करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो अध्यापक को क्या करना चाहिए, उन्हें साहस व पराक्रम का बखान करने वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए, जिससे कि उनके अंदर क्या हो, साहस पैदा हो सके। इसके अलावा छात्रों को साहसिक कार्य में लगाना चाहिए। इसका मतलब ये सी वाला ऑप्शन है वो सही है। अगला सवाल देखिए, भारतीय समाज में नैतिकता का ह्रास का प्रमुख कारण क्या है? भारतीय समाज में नैतिकता का पतन या ह्रास का प्रमुख कारण है कि अध्यापक है वो अपना दायित्व सही तरीके से नहीं निभा रहे हैं। फिर अगला सवाल देखिए, स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा आवश्यक हैं। स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है। ये इसलिए आवश्यक है कि छात्रों के अंदर क्या हो, पर्यावरण चेतना का विकास हो सके, यानी छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए। फिर अगला सवाल देखिए, धर्म के विषय में आपका क्या विचार है? धर्म के बारे में एक अध्यापक का क्या विचार है? तो यह व्यक्तिगत शुद्धि का साधन है। व्यक्तिगत यानी व्यक्ति जो खुद होता है, स्वयं का जो शुद्धि है उसी का क्या है, साधन है। अगला सवाल देखिए, भारत
भारत में विभिन्न छात्रों के बीच शिक्षा की विषमता के क्या कारण हैं? भारत के में विभिन्न छात्रों के बीच शिक्षा की विषमता का क्या कारण है? तो ये कारण क्या है विद्यार्थियों? देश के विभिन्न भागों में मूल्यांकन का स्तर क्या होना चाहिए? ये भिन्न भिन्न होने के कारण हमारे भारत में विभिन्न छात्रों के बीच शिक्षा में विषमता देखने को मिलती है। फिर अगला सवाल देखिए, एक अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है। देखिए, एक अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु होता है उसका अहंकार। क्या होता है? उसका अहंकार, जो उसे क्या करता है, अंदर गुणात्मक सुधार आने नहीं देता। उसके अंदर क्या नहीं होता है? गुणात्मक सुधार आने नहीं देता है। फिर अगला सवाल देखिए, एक अध्यापक के लिए निम्न में से सबसे कठिन क्या काम हो सकता है? एक अध्यापक के लिए सबसे कठिन काम होता है छात्रों में सामाजिक असामाजिक व्यवहार को सुधारना। ये सबसे क्या होता है? कठिन काम होता है एक अध्यापक के लिए कि बच्चों के अंदर सामाजिक सुधार करे और असामाजिक व्यवहार को क्या करे? खत्म करे। अगला सवाल देखिए, कभी कभी बहुत विद्वान व्यक्ति भी अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता, इसका संभावित कारण हो सकता है। तो देखिए, बहुत अधिक विद्वान भी अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता है, इसका कारण क्या है? उसके अंदर शिक्षण कौशल में परिपक्व नहीं होता है। एक तो शिक्षण कौशल में वो परिपक्व नहीं होता है, इसके अलावा कक्षा में सूचना संप्रेषित करते समय छात्रों के स्तर को वो क्या करता है? ध्यान में नहीं रखता है। इसीलिए एक अच्छा विद्वान कभी भी अच्छा शिक्षक नहीं बन सकता है। अगला सवाल देखिए, अध्यापकों के संगठन का दायित्व क्या होना चाहिए? तो अध्यापकों का जो संगठन है उसका दायित्व होना चाहिए शिक्षा की समस्या पर विचार करना तथा उन्हें क्या करना? दूर करना। शिक्षकों की समस्याओं पर विचार करना और उन्हें दूर करने का प्रयास करना, यही होना चाहिए एक अध्यापकों का जो संगठन होता है उसका दायित्व। अगला सवाल देखते हैं, यदि कोई छात्र अध्यापक के निरंतर प्रयास के बावजूद बार बार कक्षा में फेल हो रहा है तो इसका संभावित कारण हो सकता है। तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? इसका संभावित कारण हो सकता है छात्र की बुद्धि औसत से बहुत नीचे होना। क्या होना? छात्र की बुद्धि औसत से बहुत नीचे होने के कारण छात्र अध्यापक निरंतर प्रयास के बावजूद बार बार क्या हो जाता है? वो छात्र फेल हो जाता है। यदि कोई छात्र अपनी आशा से कम अंक ला पाता है तो उसे क्या कहकर सांत्वना देना चाहिए? तो उसको यह सांत्वना देना चाहिए, 4 ऑप्शन है। हो सकता है कि उत्तर अति विचित्र होने के कारण परीक्षक को समझ में न आए हो, परीक्षा में कम अंक मिलने के पीछे परीक्षक की लापरवाही भी हो सकती हो, या फिर क्या हो सकता है? देखिए, तुम्हें अपने परिश्रम में विश्वास करना चाहिए। तुम्हें अपने परिश्रम में क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। तभी क्या होगा? तुम अच्छे क्या बन पाओगे क्लास में, भावी अच्छे विकास और अच्छे अंक ला सकते हो। अगला सवाल देखिए, शिक्षण व्यवस्थाएं अन्य व्यवसायों से इसलिए उत्तम है क्योंकि शिक्षण व्यवसाय उत्पाद जीते जागते रूप में अध्यापक की आत्मसंतुष्टि का क्या बनते हैं? माध्यम बनते हैं। इसीलिए शिक्षण व्यवसाय अन्य व्यवसायों में सबसे उत्तम है। इसीलिए तो कहा जाता है कि एक अच्छे शिक्षक होता है, उस शिक्षक की गोद में निर्माण और विनाश दोनों का क्या होता है? उसकी गोद में निवास करते हैं। वो चाहे तो निर्माण भी कर सकता है देश का और विनाश भी कर सकता है। अगला सवाल देखिए, स्कूलों में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश देने हेतु आरक्षण का आधार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आरक्षण का आधार होना चाहिए छात्र का अशिक्षित एवं पिछड़ा पारिवारिक परिवेश। यही स्कूलों के अंदर कक्षाओं में प्रवेश देने का आरक्षण का आधार होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, उत्तरदायी की भावना को परखने के लिए निम्न में से किस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? उत्तरदायित्व की भावना को परखने के लिए निम्न में से किस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? काम को सुंदरता के साथ किंतु देर में पूरा करना, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगला सवाल देखिए, आपके अनुसार प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार सह शिक्षा लाभप्रद है? तो आपके अनुसार जो प्राथमिक शिक्षा किस प्रकार सह शिक्षा लाभप्रद है, इससे बच्चों के अंदर क्या होता है? समानता का विकास होता है विद्यार्थियों। अगला सवाल देखते हैं अपन, यदि आप सह शिक्षा स्कूल में पढ़ाते हैं तो आप सब पर समान रूप से क्या करेंगे? ध्यान देंगे। यही आपका एक क्या होगा? शिक्षक धर्म
होगा। फिर अगला सवाल देखिए, शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा के संबंध में आपके विचार, शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा के संबंध में आपके विचार कैसे होने चाहिए, आपके विचार होने चाहिए कि शिक्षकों के संबंध की, शिक्षकों के अधिकारों, क्या शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा समाज की क्या है, हमारे समाज की जिम्मेदारी है। अगला सवाल देखिए, शिक्षण समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी आपके अनुसार किसकी होनी चाहिए। तो शिक्षण है, उस शिक्षण की समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी हमेशा किसकी होनी चाहिए, शिक्षकों की होनी चाहिए। फिर अगला सवाल देखिए, असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। जो असामाजिक लोग हैं उनके साथ आपका व्यवहार होना चाहिए वो सुधारक होना चाहिए, उनको हमेशा क्या करना चाहिए, सुधारने का प्रयास करना चाहिए। अगला सवाल देखिए, दुख हो या सुख लोगों को रहना चाहिए, दुख हो या सुख हो लोगों को कैसा रहना चाहिए, इसमें आपका मत क्या होना चाहिए, दोनों ही स्थिति में एक समान रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए, एक समान रहना चाहिए, सुख हो या दुख हो। फिर अगला देखिए, लड़कियों को उतनी ही शिक्षा देनी चाहिए जितनी शिक्षा के द्वारा वे आत्मनिर्भर बन सके, क्या बन सके, आत्मनिर्भर बन सके, इतनी शिक्षा देनी चाहिए विद्यार्थियों, लड़कियों को कि वे खुद क्या बन सके, आत्मनिर्भर बन सके। अच्छे पारिवारिक परिवेश वाले बच्चे ही आगे बढ़ पाते हैं, इस संदर्भ में आपका मत क्या है। देखिए, अच्छे पारिवारिक परिवेश वाले बच्चे ही आगे बढ़ पाते हैं, अच्छे पारिवारिक परिवेश में क्लेश नहीं मिलता है, और जब बच्चों को क्लेश नहीं मिलता है तो बच्चों को अच्छा वातावरण मिलता है, और अच्छे वातावरण में बच्चे क्या होते हैं, अच्छे विकास करते हैं। अगला सवाल देखिए, किसी कार्य योजना को बनाते समय बहुत सी बातों को किसी कार्य योजना को बनाते समय बहुत सी बातों को तब सोची जाएगी, उक्त पंक्ति पर छोड़ा जाता है, इस पर आप क्या सोचते हैं। यह एक मूर्खतावादी विचार है कि तब की तब देखी जाएगी। फिर अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल देखिए कितना अच्छा सवाल है, किसी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाने के संबंध में आपका विचार क्या होना चाहिए। आपका विचार होना चाहिए कार्य की सफलता का द्योतक क्या होना चाहिए, कि कार्य हमारा क्या होना चाहिए, सफल होना चाहिए। फिर अगला सवाल देखिए, छात्रों में सामाजिक गुण विकसित होते हैं, आपका विचार है छात्रों में असामाजिक गुण विकसित होते हैं, आपका विचार होता है। तो आपका विचार होना चाहिए कि छात्रों में असामाजिक गुण तब आएंगे जब वो क्या होते हैं, बुरी संगत में रहते हैं। अगला सवाल देखिए, जटिल समस्याएं आपको प्रेरित करती हैं, जटिल समस्याएं आपको हमेशा आत्मविश्वास पैदा करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। अगला सवाल देखिए, विद्यालय में अनुशासनहीनता उत्पन्न होने का कारण आप मानते हैं। तो विद्यालय में अनुशासनहीनता का उत्पन्न होना का जो प्रमुख कारण है वो होता है अध्यापकों में जिम्मेदारी का अभाव। जब अध्यापक अपनी जिम्मेदारी का नहीं लेंगे तो बच्चों के अंदर अनुशासनहीनता का क्या होगा, प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा। अगला सवाल देखिए, छोटी उम्र के बच्चों को अधिक योग्य बनाने के लिए आपको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। तो छोटी उम्र के बच्चे हैं, उनको अच्छी शिक्षा देने के लिए, उनका अच्छा व्यवहार बनाने के लिए, उनको योग्य बनाने के लिए आप उनके साथ कैसा व्यवहार करोगे, अच्छे वातावरण में रखना पड़ेगा। विद्यार्थियों को कैसा व्यवहार करना चाहिए, उन्हें अच्छे वातावरण में रखना चाहिए। फिर अगला सवाल देखिए, किसी व्यक्ति का चरित्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, किसी व्यक्ति का चरित्र है सबसे अधिक प्रभावित होता है, कब होता है, वो होता है पारिवारिक परिवेश से। अच्छा पारिवारिक परिवेश होता है वो अच्छे विद्यार्थी का, अच्छे बच्चे का अच्छा चरित्र क्या करता है, बनाता है। फिर अगला देखिए सवाल देखिए, समाज में छात्रों की भागीदारी किस प्रकार की वांछनीय है। समाज में छात्रों की भागीदारी किस प्रकार की वांछनीय है, आपका विचार है। तो देखिए, छात्रों की भागीदारी हमेशा कैसी होनी चाहिए, परस्पर सहयोग की आकांक्षा होनी चाहिए। परस्पर सहयोग की क्या होनी चाहिए, विद्यार्थियों में आकांक्षा होनी चाहिए। फिर अगला सवाल देखिए, अपने बच्चों का व्यवसाय चुनने के लिए आप निम्न में से किस विचार से सहमत होंगे। अपने बच्चों का व्यवसाय चुनने के लिए आप निम्न में से किस विचार पर सहमत होंगे। तो ये है, बच्चों को उनके रुचि व क्षमता के अनुसार क्या करना चाहिए, व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। फिर अगला सवाल देखिए,
न्यायालय ने कक्षा में बच्चों को शारीरिक दंड देने पर रोक लगा दी है। आप क्या सोचते हैं? देखिए, न्यायालय ने बच्चों के ऊपर शारीरिक दंड पर रोक लगा दी है। ये न्यायालय का फैसला कैसा है? उपयुक्त है, यह सही है। फिर अगला सवाल देखिए, आजकल समाज में शिक्षक को पहले जैसी प्रतिष्ठा नहीं है। उस प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए आपका विचार उपेक्षित है। क्या विचार है आपका? शिक्षक को ट्यूशन पैसा छोड़ना होगा। शिक्षक को क्या करना होगा? ट्यूशन का पैसा है जो नियम, उसे छोड़ना होगा। शिक्षक अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक पालन करेगा और शिक्षक अपने आचरण में क्या करेगा? सुधार करेगा। ये सभी बातें क्या होनी चाहिए? एक अच्छे शिक्षक को अंदर होनी चाहिए जो अपना वापिस प्रतिष्ठा बना सके। अगला सवाल देखिए, यदि शिक्षक कहे कि मैं जो करता हूँ उसकी ओर ध्यान मत दो, मैं जो कहता हूँ उस पर आचरण करो, तो समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे समाज क्या हो जाएगा? दिशाहीन हो जाएगा। समाज कैसा हो जाएगा? दिशाहीन हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए, यदि कोई छात्र ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं करे तो आप क्या करोगे? यदि कोई छात्र है ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं करता है तो आपको हमेशा क्या करना चाहिए? उस विद्यार्थी के प्रति क्या करोगे? उसे ये कहोगे कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है और उसे ईमानदारी के प्रति क्या करोगे? समझाओगे। अगला सवाल देखिए, आपके छोटे भाई बहन समय का सही उपयोग नहीं करते हैं तथा पढ़ते समय टीवी देखते हैं तो आप क्या करोगे? आप उन्हें समझाएंगे कि पढ़ते समय टीवी नहीं देखनी चाहिए। अगला सवाल देखिए, जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो टेलीफोन आ जाता है जिससे आपके कार्य बाधित हो जाते हैं तो आप क्या करोगे? तो आप टेलीफोन सुनना क्या कर दोगे? बंद करोगे। इसके अलावा और शायद ज़रूरी बात हो तभी बात क्या करोगे? अगला सवाल देखिए, आप विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और कोई छात्र आपकी कोई गलती पकड़ता है तो आप क्या करोगे? तो आप क्या करोगे? उस छात्र को समझाने की कोशिश करते हैं तथा गलती होने पर स्वीकार भी कर लेते हैं। यही एक अध्यापक का सबसे अच्छा क्या होता है? गुण होता है। अगला सवाल देखिए, अगर कोई छात्र स्कूल पोशाक में नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे? अगर कोई विद्यार्थी है स्कूल की यूनिफॉर्म या स्कूल की पोशाक में नहीं आ रहा है तो आप उसे क्या करोगे? उसे स्कूल की पोशाक पहनने के महत्व को क्या करोगे? समझाओगे। फिर अगला सवाल देखिए, आपकी परीक्षा सन्निकट है और आपका कोई मित्र आपका समय बर्बाद करता है तो आप क्या करोगे? यानी आपकी परीक्षा बहुत नज़दीक है और आपका कोई मित्र आपका समय बर्बाद कर रहा है तो आप उसे कहोगे, उसे मना करेंगे कि उसका समय बर्बाद नहीं करें, मैं अपना कार्य अभी बहुत अपना समय किस में दे रहा हूँ? पढ़ाई में दे रहा हूँ। फिर अगला सवाल देखिए, जो छात्र विद्यालय की प्रातःकालीन सभा में भाग नहीं लेता है तो आप क्या करोगे? तो आप उसे समझाने का प्रयत्न करोगे कि यदि अनुशासन का पालन नहीं किया तो आपको क्या दी जाएगी? सख्त सजा दी जाएगी। फिर अगला सवाल देखिए, यदि कोई खिलाड़ी खेल के नियमों को भंग करता है तो आप क्या करोगे? आप उसको एक बार सुधरने का क्या दोगे? मौका दोगे कि भाई ऐसा मत कर, ये गलत कार्य है। अगला सवाल देखिए विद्यार्थियों, यदि किसी बालक में किसी तरह की गंदी आदतें विद्यमान है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन लाने के हेतु आप क्या करोगे? तो आप उसके अंदर क्या करोगे? उसकी गंदी आदतों के कारणों का पता लगाओ कि भाई इसके अंदर गंदी आदतों के आई कहाँ से और इसका कारण क्या है। उसके बाद आप उसमें क्या करोगे? सुधार करोगे। अगला सवाल देखिए, यदि किसी बच्चे को स्कूल में जाने में रुचि नहीं है तो आप क्या करोगे? किसी बच्चे को स्कूल में जाने में रुचि नहीं है तो आप उसे समझा कर क्या करोगे? अपने साथ स्कूल ले जाएंगे, अपने साथ स्कूल ले जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं, कुछ बच्चे अपने से बड़ों के प्रति आदरसूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, उसके लिए क्या करोगे आप? तो कोई भी जो बच्चा है अपनों से बड़ों के प्रति आदरसूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करता है तो उन्हें क्या करोगे? श्रेष्ठ व्यवहार करने के लिए क्या करोगे? प्रेरित करोगे। अगला सवाल देखते हैं, अगर आप महात्मा गांधी जैसे होते तो विद्यार्थियों से क्या सीखते? विद्यार्थियों को क्या सिखाते? तो देखिए, अगर आप महात्मा गांधी जैसे होते तो आप बच्चों को हमेशा सत्य अहिंसा का पालन करना सिखाते। क्या करते? सत्य और अहिंसा का पालन करना सिखाते। फिर अगला सवाल देखते हैं विद्यार्थियों, और देखिए इतना अच्छा सवाल आ रहा है आगे, ये देखिए सवाल देखिए आपके सामने है, पाठ्यक्रम में
कार्य अनुभव के स्थान पर पाठ्यक्रम में कार्य अनुभव को स्थान मिलना चाहिए। इस संबंध में आपका विचार है, आपका विचार होना चाहिए कि कार्य अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। कार्य अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान कैसा होता है? वो स्थायी होता है। फिर अगला सवाल देखिए, माता के रूप में आप बच्चों के प्रति क्या सोचती हैं? माता के रूप में आप बच्चों के प्रति क्या सोचती हैं? तो आप माता के प्रति बच्चों के रूप में ये सोचती है कि उसमें सद्गुण विकसित करने के लिए उसे क्या करोगे? प्रेरित करोगे। सद्गुण का मतलब होता है अच्छे गुणों का क्या करोगे? विकास करने के लिए उसे प्रेरित करोगे। फिर अगला सवाल देखते हैं, बच्चों में सामान्य ज्ञान विकसित करने के लिए आप क्या करोगे? तो बच्चों के अंदर सामान्य ज्ञान विकसित करने के लिए रोज रोज समाचार पत्र पढ़ने के लिए कहेंगे, जिससे कि बच्चों के अंदर क्या हो? सामान्य ज्ञान का विकास हो। अगला सवाल देखिए, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा का से आपका क्या अभिप्राय है? विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय है कि पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है। पर्यावरण को दूषित होने से क्या हो सकता है? बचाया जा सकता है। फिर अगला सवाल देखिए, शिक्षा में भ्रष्टाचार फैल रहा है, इस संबंध में आपका मत क्या है? देखिए, शिक्षा में भ्रष्टाचार फैल रहा है, इसका कारण है, देखिए शिक्षक क्या कर रहे हैं? शिक्षक कक्षा में नहीं पढ़ाकर बच्चों को कहाँ पढ़ा रहे हैं? ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। दूसरी बात, शिक्षकों का पैसा लेकर अंक बढ़ाना शिक्षकों का क्या बन गया है? शिक्षकों को कम वेतन मिलना। तो शिक्षकों क्या कर रहे हैं? पैसा लेकर अंक बढ़ा रहे हैं, शिक्षकों को कम वेतन मिल रहा है, इसलिए। तो ये दोनों कारण है जिसके कारण शिक्षा में क्या फैल रहा है? भ्रष्टाचार फैल रहा है। फिर अगला सवाल देखिए, आदर्श शिक्षक के बारे में आपकी धारणा है कि आदर्श शिक्षक कैसा होना चाहिए? वह छात्रों को पढ़ने के लिए हमेशा क्या करे? प्रेरित करे। छात्रों को पढ़ने के लिए क्या करे? प्रेरित करे। फिर अगला सवाल देखिए, किसी व्यक्ति की सफलता के बारे में आपका विचार है कि किसी व्यक्ति की सफलता के बारे में आपका विचार यह है कि यह उसी कठिन मेहनत और प्रयास का क्या है? प्रतिफल है। कि आपने जो प्रयास किया है, आपने मेहनत की है, यही आपका प्रतिफल है, जिससे कि आपको ये क्या मिली है? सफलता मिली है। फिर अगर देखिए, सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आप क्या सुझाव दोगे? तो सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए उत्पाद की गुणवत्ता में क्या करोगे? में जो कमी है, कमी को अध्यापकों की लापरवाही से क्या होगे? जोड़ना पड़ेगा आपको। अगला सवाल देखिए, आपकी दृष्टि में शिक्षण कैसा काम है? आपकी दृष्टि में शिक्षण कैसा काम है? तो शिक्षण एक चुनौती भरा काम है, लेकिन आनंददायक काम है। अगला सवाल देखिए, अंग्रेजी भाषा के माध्यम से उच्च शिक्षा प्रदान करना ज्ञान की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। भूमंडलीकरण के कारण उपजी परिस्थितियों की ये मांग है, इसीलिए अंग्रेजी भाषा के माध्यम को उच्च शिक्षा में महत्वपूर्ण रूप से प्रदान किया गया है। अगला सवाल देखिए, प्रभावी शिक्षण के लिए निम्न में से किस शर्त को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए? तो प्रभावी शिक्षण के लिए सर्वाधिक महत्व देना चाहिए व्यवहारिक उदाहरण देकर पाठ्य वस्तु को स्पष्ट करना चाहिए। फिर अगला सवाल देखिए, आपकी दृष्टि में पति पत्नी दोनों का काम पर जाना कैसा है? तो देखिए, आपकी दृष्टि में पति पत्नी दोनों काम पर जाते हैं, तो इसे बच्चों की शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है। परिवार को संपन्न बनाने के लिए भी यह आवश्यक है, और इससे समाज में भी प्रतिष्ठा आती है, इसीलिए पति और पत्नी दोनों काम पर जाते हैं। अगला सवाल देखिए, शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है, इस कथन पर आपकी क्या राय है? यह केवल एक आदर्श वाक्य है, भ्रष्ट नेताओं के आगे शिक्षक की कुछ नहीं चल पाती है, या फिर दो ऑप्शन और देखिए, कितने अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं। यह वास्तविकता है, क्योंकि शिशु ही आगे चलकर राष्ट्र की संक्रिया में क्या होते हैं? महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसीलिए जो शिक्षक होता है उसे राष्ट्र का निर्माता कहा गया है। फिर देखिए अगला सवाल, अध्यापक बन जाने के बाद आप किस कार्य में अधिक रुचि लेंगे? अध्यापक बनने के बाद आप सबसे ज़्यादा किस कार्य में रुचि लेंगे? छात्रों की ज्ञान में वृद्धि और व्यक्तित्व में क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, बालिका शिक्षा आवश्यक है क्योंकि बालिकाएं आगे चलकर शिशुओं का मार्गदर्शन करेगी। अगला सवाल देखिए, यदि शिक्षकों की मांगे न माने तो शिक्षकों को क्या करना चाहिए? अगर शिक्षकों की मांगे नहीं मानोगे तो शिक्षकों के लिए आपको क्या करना चाहिए? अपनी मांगों को लेकर न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। शिक्षकों को अपनी मांगों को लेकर न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। अगला देखिए,
अध्यापक से यह अपेक्षा करता है, समुदाय का मतलब होता है समाज अध्यापक से यह अपेक्षा करता है कि उसका आचरण एवं व्यवहार मिसाली तथा सत्यता की तस्वीर हो, बिल्कुल सही है। वह छात्रों के साथ किसी प्रकार की भेदभाव ना करे, बिल्कुल सही है। वह कमजोर और मेधावी दोनों प्रकार के छात्रों पर समुचित ध्यान दे, बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये सभी है वो क्या है, सही है। समाज हमेशा एक अध्यापक से यही क्या करता है, अपेक्षा रखता है। फिर अगला सवाल देखिए, जिस ईश्वर ने जाति बनाई हमें उस ईश्वर को त्याग देना चाहिए। नारायण गुरु का यह कथन आपकी दृष्टि में है, ये किसका विरोध करता है? नारायण गुरु का यह कथन है वर्ण व्यवस्था का विरोध है कि जिस ईश्वर ने जाति बनाई हमें जिस ईश्वर ने जाति बनाई हमें उस ईश्वर का त्याग देना चाहिए, यह बात कही है नारायण गुरु ने। अगला सवाल देखिए, यदि आपका स्थानांतरण दूर दराज किसी ऐसे स्थान पर हो जाता है जो आपको पसंद नहीं है तो आप क्या करोगे? तो जहाँ पर आपका स्थानांतरण होता है, जिस स्थान पर आप पसंद नहीं करोगे तो वहाँ क्या करोगे? पसंद नापसंद की बात मन से निकाल कर लगन से क्या करोगे? काम करोगे, तो वह जो जगह है आपको वापस पसंद आने लग जाएगी। अध्यापक का छात्रों के साथ स्कूल में खेलना कैसा है? अगर अध्यापक छात्रों के साथ स्कूल में खेलता है तो ये कैसा है? ये उचित है। दोनों के बीच दूरियां कम होती हैं और उनके साथ मित्रवत व्यवहार होता है। आपकी दृष्टि में शिक्षण व्यवसाय हैं, तो आपकी दृष्टि में शिक्षण कैसा व्यवसाय है? वर्तमान समय में भी श्रेष्ठ है। वर्तमान समय में सबसे श्रेष्ठ व्यवसाय से है वो कौन सा है? शिक्षण व्यवसाय। आगे देखिए, शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग आपकी दृष्टि में कैसा है? तो इसके प्रयोग से क्या होता है? देखिए विद्यार्थियों, इनके प्रयोग से अधिगम की दर कई गुना क्या होती है? बढ़ जाती है। फिर अगला सवाल देखिए, छात्रों को गणित शिक्षण में कैलकुलेटर का प्रयोग देखिए वापस सवाल सुन लीजिए, छात्रों को शिक्षण में कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं करने देना चाहिए क्योंकि इससे अभ्यास की शक्ति में कमी आएगी और वो आगे नहीं सीख पाएगा। इसीलिए क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों को गणित में जो कैलकुलेटर है वो नहीं देना चाहिए। अगला सवाल देखिए, भारत में सतत मूल्यांकन प्रणाली स्कूलों में लागू न होने का कारण है। भारत में सतत मूल्यांकन प्रणाली लागू न होने का प्रमुख कारण है। तो क्या कारण है विद्यार्थियों? देखिए इसके 4 कारण हैं, और 4 कारण कौन कौन से हैं? इसका एक तो है, देखिए वापस अच्छा सवाल है, वापस देख लीजिए, सरकार की शिक्षा के प्रति उदासीनता, प्रधानाचार्य का शिक्षा विभाग में बंदे टके नियमों पर चलना। तो ये क्या है? ये बी और सी सही है, योजनाबद्ध शिक्षण का नहीं होना। अगला सवाल देखिए, बच्चों को स्वास्थ्य सफाई के लिए प्रेरित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो अध्यापक को ये करना चाहिए कि स्वयं कक्षा को साफ सुथरा करेंगे तो बच्चे आपसे सीखेंगे, और बच्चों के नाखून अधिक कटे हैं इसे चेक करते रहना चाहिए। इससे विद्यार्थियों में क्या आती है? स्वास्थ्य की और सफाई के प्रति क्या होती है? भावना आती है। अगला देखिए, बच्चों को स्कूल में नैतिक मूल्य सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है। स्कूल में बच्चों को नैतिक मूल्य सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है उनके सामने अध्यापक स्वयं अच्छे आदर्श प्रस्तुत करे, तभी बच्चों के अंदर क्या होगा? नैतिक मूल्य का बहुत अधिक विकास होगा। अगला सवाल देखिए, कितना अच्छा सवाल है। देखिए, सरकारी स्कूलों में दोपहर के भोजन की योजना का से लाभ यह है, सरकारी स्कूलों में दोपहर के भोजन से लाभ यह है कि निर्धन बच्चों को कुपोषण से बचाया जा सकेगा, पहली बात तो। दूसरा देखिए, यदि बच्चे भूख से व्याकुल होंगे तो पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं होंगे। ए और बी और सी दोनों सही है। फिर अगला सवाल देखिए, उत्तम शैक्षणिक नेतृत्व के लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए समूह के प्रति समर्पण एवं ऊंचा मनोबल। फिर अगला सवाल देखते हैं, विद्यालय में अध्यापक का प्राथमिक कर्तव्य यह है कि वह छात्र हित को ही सर्वोपरि रखे और उसी के अनुसार क्या करे? काम करे। फिर अगला सवाल देखिए, आपकी दृष्टि में अच्छे अध्यापकों की स्थापना की जानी चाहिए। आपकी दृष्टि में अच्छे स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए
अच्छे स्कूलों की स्थापना हमेशा कहाँ की जानी चाहिए? प्राकृतिक वातावरण में। अगला सवाल देखिए, शिक्षकों के चयन में बोर्ड को प्राथमिकता देनी चाहिए। किसकी क्या प्राथमिकता देनी चाहिए? सभी वर्गों के लोगों को अभियोग्यता एवं अभिवृद्धि के आधार पर। मैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में टीवी, कंप्यूटर आदि प्रयोगों को उचित और आवश्यक समझता हूँ और यह वर्तमान समय की मांग भी है। आगे देखिए, अध्यापक की दैनिक दिनचर्या का अंग होता है। अध्यापक की दैनिक दिनचर्या का अंग क्या होता है? तो दैनिक रूप से वाचनालय जाना और पत्र पत्रिकाओं का क्या करना? अध्ययन। इसके अलावा चिंतन करना, छात्रों में अधिगम की दर को बढ़ाने के लिए निरंतर चिंतन करना और नए नए प्रयोग करना। इसका मतलब डी इस ऑप्शन में ए और सी दोनों सही है। पढ़ाते समय अध्यापक का विश्वास कब डगमगाता है? पढ़ाते समय अध्यापक का विश्वास तब डगमगाता है जब वह पाठ की पूरी तैयारी किए बिना ही कक्षा में आ जाते हैं, तब क्या होता है? उनका विश्वास डगमगा जाता है। फिर अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा काम एक शिक्षक के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है? तो निम्नलिखित में से कौन सा काम शिक्षक के लिए सबसे ज़्यादा अनुपयुक्त है और वो काम कौन सा है? विद्यार्थियों, वो काम होता है शिक्षण के महत्व को कम करके उपरोक्त में कोई काम करना। अगला सवाल देखिए, सम्मान प्राप्त करने के लिए दूसरों को सम्मान देना अति आवश्यक है। यह उक्ति लागू होती है स्कूलों सहित सभी स्थानों पर समान रूप से लागू होती है कि सम्मान प्राप्त करने के लिए आपको सम्मान देना होगा। अगला सवाल देखिए, शिक्षण व्यवस्था को अपनाने के पीछे निम्न में से एक को छोड़कर सभी कारण हो सकते हैं। सभी कारण हो सकते हैं। वो कारण है सेवानिवृत्ति के बाद प्राप्त होने वाला लाभ। आजकल स्कूलों में सबसे अधिक बल दिया जाता है किस पर दिया जाता है? सूचनाओं को रटवाने पर बहुत अधिक ध्यान दिया जा रहा है। अगला सवाल देखिए, वर्तमान आधुनिक शिक्षा एवं उसका स्वरूप है। वर्तमान आधुनिक शिक्षा और उसका स्वरूप है, उसका क्या स्वरूप है? तो देखिए, उसका स्वरूप है छात्रों को दिशा देने में असमर्थ। फिर अगला सवाल देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में आप उपयुक्त एवं योग्य व्यक्तियों को किस प्रकार प्रेरित करेंगे? तो उनको प्रेरित करेंगे शोध प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर। फिर अगला सवाल देखिए, वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा छात्रों के लिए और समाज के लिए लाभप्रद है? तो वर्तमान में रोजगार और व्यावसायिक शिक्षा है, वो छात्रों और समाज के लिए क्या है? लाभप्रद है। फिर अगला सवाल देखिए, शिक्षकों को राष्ट्रीय भावना विकास हेतु क्या कदम उठाने चाहिए? तो शिक्षकों को राष्ट्रीय भावना के विकास हेतु क्या कदम उठाने चाहिए? तो ये देखिए, विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम का आयोजित करना चाहिए जिससे कि छात्रों में क्या हो? राष्ट्रीय भावना जगे। फिर अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल देखिए, प्राथमिक स्तर तक बच्चों को शिक्षा महिलाओं द्वारा ही दी जानी चाहिए क्योंकि महिलाएं घरों में बाल मनोविज्ञान का अपेक्षाकृत अधिक एवं प्रत्यक्ष क्या होता है? उन्हें अनुभव होता है। यदि आपके अंदर ऐसी कोई बुरी आदत है जिससे आपके छात्रों द्वारा अनुकरण करना आप अच्छा नहीं समझते हैं, तो आप क्या करेंगे? कम से कम छात्रों के समक्ष आप उस आदत को नहीं आने देंगे। फिर देखिए अगला सवाल, यदि आपसे किसी ऐसे स्कूल में प्रधानाचार्य नियुक्त करके भेज दिया जाए जिससे कि आपकी स्थिति बहुत गिर जाती है, तो आप क्या करेंगे? तो आपको सुधार कार्यक्रम के संबंध में पूरे स्टाफ से क्या करनी चाहिए कि चर्चा करनी पड़ेगी। फिर अगला सवाल देखिए, छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का तरीका है। एक तो परिचर्चाओं का क्या करना चाहिए? आयोजन, भाषणों की प्रतियोगिता और अंत्याक्षरी की प्रतियोगिता, ये सभी क्या है? सही है। फिर अगला सवाल देखिए, विद्यालय क्या लिखा है? विद्यालय में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण आवश्यक है। विद्यालय में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? तो देखिए, छात्रों का विद्यालय में स्वास्थ्य परीक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि छात्रों में स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं को जानना स्कूल के लिए बहुत आवश्यक है। फिर अगला सवाल देखिए, कक्षा के प्रति कमजोर छात्रों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो अध्यापक को खाली समय में उनकी क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए। फिर अगला सवाल देखिए, पत्र पत्रिकाएं पढ़ने से क्या होता है?
समसामयिक विषयों एवं घटना संबंधी जानकारी प्राप्त होती है और अध्ययन की आदत का विकास होता है। ये सभी दोनों क्या है, सही है। अगला सवाल देखिए, कौन सा पाठ आसानी से पढ़ा और याद कर लिया जाता है? तो कौन सा पाठ आसानी से पढ़ा और याद किया जा सकता है? वो पढ़ा जा सकता है विद्यार्थियों की रुचि के अनुकूल हो, विद्यार्थियों की रुचि के अनुकूल हो। अगला सवाल देखिए, अध्यापक की जीवन शैली किस आदर्श के अनुरूप होना चाहिए? तो अध्यापक का जो जीवन शैली है वो होना चाहिए सादा जीवन और उच्च विचार। अगला सवाल देखिए, माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा का नियंत्रण वास्तव में किसके हाथ में होता है? तो माध्यमिक स्तर की शिक्षा का जो नियंत्रण होता है वो चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से समुदाय के हाथ में होता है। अगला देखिए, यदि प्रधानाचार्य आपको कुछ विशिष्ट जिम्मेदारी दे तो आप क्या करोगे? आप उसे हमेशा क्या करोगे? सहर्ष स्वीकार करोगे, सहर्ष स्वीकार करोगे। अगला सवाल देखिए, संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था में सुधार लाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था में सुधार लाने के लिए क्या आवश्यक है? अध्यापक की अभिरुचि में परिवर्तन। फिर अगला सवाल देखिए, क्या आपके विचार से वार्षिक परीक्षा में सभी छात्रों को पास कर देना चाहिए? नहीं जी नहीं, इससे पूरी शिक्षा व्यवस्था आगे चलकर क्या हो जाएगी? ध्वस्त हो जाएगी। फिर अगला सवाल देखिए, हकलाने वाला छात्र के प्रति आपका रवैया कैसा होगा? जो व्यक्ति जो छात्र हकलाता है उसके प्रति आपका रवैया होना चाहिए सहानुभूतिपूर्ण। अगला सवाल देखिए, प्रत्येक शिक्षक को कम से कम 2 कालांश रोजाना खाली होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए? छात्रों के कार्य चेक करने के लिए। फिर अगला सवाल देखिए, बच्चों में मौलिक चिंतन की शक्ति विकसित भी की जा सकती है और स्व अध्ययन से भी बढ़ती है। अगला सवाल देखिए, स्कूलों में शिक्षकों में असंतोष का प्रमुख कारण है। तो स्कूलों में असंतोष का प्रमुख कारण है प्रधानाचार्य या प्रबंधन समिति द्वारा पक्षपात, और इस पक्षपात के कारण क्या होता है? विद्यार्थियों के अंदर क्या बढ़ता है? असंतोष बढ़ जाता है जो अध्यापक होते हैं उनके अंदर। अगला सवाल देखिए, छात्रों को निर्णय देने की स्वतंत्रता कहाँ तक होनी चाहिए? छात्रों को निर्णय देने की स्वतंत्रता कहाँ तक होनी चाहिए? तो ये कहाँ तक होनी चाहिए? जहाँ तक उनका निर्णय स्कूल के नियमों और सिद्धांतों से न टकराए तब तक। अगला सवाल देखिए, कक्षा में छात्र या छात्राओं का ध्यान विकसित करने के लिए आप क्या करोगे? छात्र और छात्राओं को जिज्ञासा का विकास करोगे, उनके अंदर क्या करोगे? प्रश्न पूछने का जो जिज्ञासा है उसका क्या करोगे? विकास करोगे। फिर अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल क्या है? आप परीक्षा के दौरान कक्ष निरीक्षक का कार्य कर रहे हैं, उसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य का पुत्र परीक्षा दे रहा है, यदि वह अनुचित कार्य करता है तो आप क्या करोगे? तो आप क्या करोगे? परिणाम की परवाह किए बिना क्या करोगे? अनुचित साधन का प्रयोग नहीं करने दोगे। फिर अगला सवाल देखिए, विद्यालय में कार्य अनुभव के अंतर्गत नर्सरी तैयार करानी है, किंतु छात्र काम करने से कतरा रहे हैं, छात्र हैं वो काम करने से कतरा रहे हैं, तो आप क्या करोगे? स्वयं कार्य में भाग लोगे, उनके साथ काम करोगे और उन्हें प्रेरित करोगे। अगला सवाल देखिए, आप विद्यालय में छात्रों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए क्या करोगे? तो आप विद्यालय में पाठ्य सामग्री सहगामी प्रक्रियाओं का क्या करोगे? आयोजन करेंगे। फिर अगला सवाल देखिए, आपके विचार में विद्यालय के छात्रों में शैक्षिक भ्रमण का प्रबंध करना आवश्यक होता है, क्योंकि इससे अभिभावक क्या रहते हैं? प्रसन्न रहते हैं। या फिर आप कह सकते हो सीधा छात्रों को प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है, इसीलिए छात्रों को क्या करवाना चाहिए? भ्रमण करवाना चाहिए। फिर अगला सवाल देखिए, आपके विचार से शिक्षा में हो रहे ह्रास को रोकने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? अध्यापकों द्वारा नियमित कक्षा शिक्षण। फिर अगला सवाल देखिए, अध्यापकों के सुझाव के बावजूद कोई अपनी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखता है तो अध्यापक को चाहिए कि वह क्या करे? इसका कारण पता करें। क्या करें? कारण पता करें। फिर अगला सवाल देखिए, छात्रों में बड़ों के प्रति आदर की भावना विकास के लिए क्या करना चाहिए? शिक्षक को स्वयं बड़ों के प्रति क्या करना चाहिए? आदर प्रदर्शित करना चाहिए, जिससे कि बच्चों के अंदर क्या हो? आदर्श, या आप कह सकते हो आदर का भाव विकसित हो सके। अगला सवाल देखिए, यदि आपके घर वालों को आपका अध्यापिका बनना पसंद नहीं है तो आप
अध्यापन कार्य के पक्ष में क्या करोगे, दलीलें देगी और उनके समझाने का प्रयास करोगी। अगला सवाल देखिए, भय और दंड का प्रभाव बच्चों को अनुशासनहीन बना सकता है। इस कथन से आप आंशिक रूप से क्या हैं, सहमत हैं, क्योंकि भय और दंड से बच्चों के अंदर क्या होता है, अनुशासनहीनता का क्या होता है, प्रभाव देखने को मिलता है। अगला सवाल देखिए, कक्षा में शांत वातावरण तभी रह सकता है जब आप क्या करोगे, अध्यापक और छात्रों में परस्पर क्या होगा, सहयोग होगा। आपस में क्या होगा, सहयोग होगा, तभी क्या होगा, भय मुक्त वातावरण होगा और एक अच्छा वातावरण मिलेगा छात्रों को। फिर अगला सवाल देखिए, अध्यापक को अपनी जानकारी नवीनतम बनाने के लिए क्या करना चाहिए, समाचार पत्र पत्रिकाओं को पढ़ना चाहिए, शैक्षिक गोष्ठियों में भाग लेना चाहिए, विषय से संबंधित नवीन साहित्य को पढ़ना चाहिए। ये सभी क्या है, सही है। अगला सवाल देखिए, किसी अनुत्तीर्ण छात्र को उत्तीर्ण करने के लिए दबाव डाला जाए तो आप क्या करोगे, छात्र को किसी दशा में उत्तीर्ण नहीं करोगे। यह आपका नियम है, यह आपका शिक्षक धर्म बनता है। फिर देखिए, उच्च बौद्धिक क्षमता के लोग अध्यापन में तभी आते हैं जब वे शिक्षक जैसा चुनौती भरा जीवन बिताना चाहते हैं। फिर देखिए, लास्ट सवाल है आपका, आपके विचार से मूक प्राणियों को शिक्षित किया जाना चाहिए। आपके विचार से मूक बधिरों को शिक्षित किया जाना ये चाहिए। यह हमारे प्रजातंत्र की स्वस्थ की क्या है, प्रजातंत्र की स्वस्थ निशानी है। तो विद्यार्थियों, ये थे आपके 265 महत्वपूर्ण बीएसटीसी और पीटीईटी के शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक प्रश्नमाला। तो इसी प्रश्नमाला को लगातार देखने के लिए जुड़े रहिए तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि हम इसी से संबंधित नए प्रश्नों को वापस आपके सामने रिपीट कर सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।